तो अक्सर जब हम किसी विषय की गहराई में जाते हैं तो बहुत सारी नई जानकारियां मिलती हैं, लेकिन आज का हमारा ये डीप डाइव कुछ अलग होने वाला है। बिल्कुल, आज सिर्फ जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, आज हम एक तरह से ज्ञान का एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संगठनों के इतिहास और भारत के 2026-27 के बजट और सरकारी योजनाओं पर आधारित हैं। आज आप एक टीचर या क्विज मास्टर की भूमिका में हैं और मैं एक उत्सुक छात्र की तरह इस टेस्ट को दूंगा। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। देखिए, यहाँ सिर्फ सही जवाब जानना ही काफी नहीं है। मतलब उस जवाब के पीछे का कारण समझना ज्यादा जरूरी है ना? एकदम सही। तो नियम बहुत ही सरल है। मैं स्रोत सामग्री से बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ पूछूंगी और मुझे उन विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होगा। बिल्कुल। और उसके बाद हम दोनों मिलकर उस विषय का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? एकदम तैयार हूँ। चलिए इस मॉक टेस्ट का पहला राउंड शुरू करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों के साथ। ठीक है। तो आपका पहला सवाल है पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? अच्छा, विकल्प क्या है? विकल्प है A 106, B 113, C 113 या D 142। ये थोड़ा ट्रिकी है। मुझे लगता है पिछली बार शायद 106 थे, तो इस बार मैं ऑप्शन C 131 के साथ जाना चाहूंगा। क्या बात है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसका उत्तर C 131 ही है। अरे वाह, चलिए एक नंबर तो पक्का हो गया। हाँ, लेकिन अब असली डीप डाइव शुरू होता है। इस 131 के आंकड़े का जो पिरामिड है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। पिरामिड से आपका मतलब है कि कितने विभूषण, कितने भूषण? हाँ, बिल्कुल। सबसे ऊपर है 5 पद्म विभूषण, उसके बाद 13 पद्म भूषण और फिर 113 पद्मश्री। एक मिनट, क्या इस पूरी सूची में कोई विशेष ट्रेंड या कोई खास पैटर्न है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। इन 131 विजेताओं में 19 महिलाएं शामिल हैं। अच्छा। और 16 लोगों को ये सम्मान मरणोपरांत यानी पोस्थमस दिया जा रहा है। 6 विजेता विदेशी, NRI या PIO श्रेणी से हैं। ये तो काफी विविधता है। बिल्कुल। और 2 युगल मामले हैं जिन्हें ड्यूओ केसेस कहते हैं, जिन्हें आधिकारिक रूप से एक ही गिना जाता है। अरे हाँ, ये ड्यूओ केसेस वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब 2 लोगों ने मिलकर कोई बड़ा काम किया हो तो सम्मान दोनों को मिलता है, पर गिनती एक होती है। एकदम सही समझे आप। तो चलिए अब आपके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, पूछिए। ये सवाल भी 2026 के पद्म पुरस्कारों से ही जुड़ा है। 2026 में जो 5 पद्म विभूषण विजेता हैं, उनमें से किसे मरणोपरांत ये सम्मान मिला है? अच्छा, ऑप्शन बताइए। A KT थॉमस और N राजम, B धर्मेंद्र सिंह देओल और VS अच्युतानंदन, CP नारायणन और KT थॉमस या DVS अच्युतानंदन और N राजम। मुझे धर्मेंद्र सिंह देओल जी का नाम याद आ रहा है कला के क्षेत्र में, तो मैं ऑप्शन B के साथ जाऊंगा, धर्मेंद्र सिंह देओल और VS अच्युतानंदन। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन B सही है। धर्मेंद्र सिंह देओल जी को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से और VS अच्युतानंदन जी को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में केरल से ये सम्मान मिला है। तो बाकी के 3 लोग कौन हैं? इसे हम दी एलीट 5 मैट्रिक्स कह सकते हैं। बाकी 3 हैं KT थॉमस सार्वजनिक मामलों के लिए, N राजम कला के लिए और P नारायणन साहित्य और शिक्षा के लिए। मतलब ये 5 नाम देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस साल 5 पद्म विभूषण विजेताओं में से 3 अकेले केरल राज्य से हैं। वेट, सच में? 5 में से 3 सिर्फ एक ही राज्य से? जी हाँ, VS अच्युतानंदन, KT थॉमस और P नारायणन, ये तीनों केरल से हैं। ये तो बहुत ही कमाल का पैटर्न है। ये दिखाता है कि वहाँ संस्थागत स्तर पर सार्वजनिक मामलों और शिक्षा में कितना काम हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। आपका तीसरा सवाल नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। उनका संबंध किस देश से है? A वेनेजुएला, B कोलंबिया, C यूक्रेन या D ईरान? ये तो मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा था। शायद वैश्विक राजनीति में जो बदलाव की लहर चल रही है उससे जुड़ा है। वेनेजुएला, ऑप्शन A। एकदम सही। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला से हैं।
हाँ, वहाँ का राजनीतिक माहौल काफी समय से उथल-पुथल भरा रहा है, तो ये पुरस्कार उसी से जुड़ा होगा। यहाँ हमें एक सख्त नियम का पालन करना होगा। हमें बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ नोबेल कमेटी का कारण देखना है। हाँ बिल्कुल, जो आधिकारिक बयान है वही मायने रखता है। तो कमेटी ने स्पष्ट कहा है कि ये पुरस्कार तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव और लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मतलब फोकस इस बात पर है कि बदलाव शांतिपूर्ण हो, कोई हिंसक क्रांति नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही उपयोगी टिप है जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। क्या आपको पता है ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल वहीं के थे ना? यही तो ट्रिक है। नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडन द्वारा नहीं बल्कि द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा नॉर्वे में दिया जाता है। अरे वाह, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मतलब बाकी सब स्वीडन में और शांति पुरस्कार नॉर्वे में। ये तो सच में एक ट्रिकी फैक्ट था। हाँ, और इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म होता है। चलिए, व्यक्तियों के सम्मान से आगे बढ़कर अब उन संगठनों की बात करते हैं जो हमारी संस्कृति और सुरक्षा को आकार देते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो तैयार हैं आप कल्चर और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के राउंड के लिए? एकदम। पूछिए अपना चौथा सवाल। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्योत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए, भारत भवन भोपाल, बी, रविंद्र भवन कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली, सी, विज्ञान भवन नई दिल्ली, या डी, साबरमती आश्रम गुजरात। साहित्य अकादमी का नाम है तो शायद दिल्ली ही होगा, पर विज्ञान भवन या रविंद्र भवन? मैं ऑप्शन बी, रविंद्र भवन कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली कहूंगा। फिर से सही जवाब। 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 के बीच ये दिल्ली के रविंद्र भवन में ही होगा। ये साहित्योत्सव असल में होता क्या है? मतलब सिर्फ हिंदी अंग्रेजी की बात होती है या कुछ और? नहीं, साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा करती है। 24 भाषाएं? ये तो बहुत ही बड़ा लॉजिस्टिक काम होगा। बिल्कुल। अलग अलग लिपियों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को एक मंच पर लाना एक बहुत बड़ा उत्सव है। ये तो संस्कृति की बात हुई। अब सुरक्षा वाले विषय पर आते हैं। ठीक है, तो आपका 5वां सवाल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन यानी ICDO के इतिहास से है। ICDO, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 28 मई 1931 को पेरिस में हुई थी। लेकिन किस नाम से? आपके विकल्प हैं ए, जिनेवा जोन्स, बी, ग्लोबल डिफेंस इनिशिएटिव, सी, वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन लीग, या डी, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी। 1931 मतलब दूसरे विश्व युद्ध से काफी पहले। मुझे जिनेवा जोन्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ऑप्शन ए। क्या बात है, आपका तो कोई जवाब ही गलत नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, जिनेवा जोन्स। फ्रेंच में इसे एसोसिएशन दे लियोक्स दे जिनेवा कहते थे। तो इसका मकसद क्या था 1930 के दशक में? देखिए, 1931 में सर्जन जनरल जॉर्जेस सेंट पॉल ने इसकी शुरुआत की थी। उनका विजन था कि युद्ध के दौरान सुरक्षित क्षेत्र या सेफ जोन्स बनाए जाएं जहां नागरिक सुरक्षित रह सकें। ये तो बहुत ही दूरदर्शी सोच थी। हाँ, और फिर 1937 में मिलन बोडी के नेतृत्व में इसका मुख्यालय जिनेवा शिफ्ट हो गया। अच्छा, तभी इसका नाम जिनेवा जोन्स पड़ा होगा। बिल्कुल। और 1972 में इसे अंतर सरकारी संगठन का दर्जा मिला। इसका एक बहुत ही खास प्रतीक चिन्ह है, एक नारंगी ग्लोब पर नीला त्रिकोण। मैं इसे विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। नारंगी रंग का ग्लोब शायद एक संकटग्रस्त दुनिया का प्रतीक है और वो नीला त्रिकोण स्थिरता और सुरक्षा को दर्शाता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो राष्ट्र या दुनिया का विकास सिर्फ सम्मान या संगठनों से नहीं होता। हाँ, ठोस आर्थिक नीतियां और बजट का आवंटन भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी राउंड पर, सरकारी योजनाएं और आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए, बजट वाले आंकड़ों से मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैं तैयार हूँ। तो छठा सवाल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी PMAY-U 2.0 के बारे में है। हाँ, ये काफी चर्चा में है आजकल। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य है? विकल्प ए 50 लाख, बी 1 करोड़, सी 2 करोड़, या डी 3 करोड़। 5 साल का समय है। मैं ऑप्शन बी 1 करोड़ के साथ जाऊंगा। बिल्कुल सही। 1 सितंबर 2024 से लेकर 2029 तक 1 करोड़ शहरी गरीब और
मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। और ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यानी महुआ के अंतर्गत आता है ना? हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह योजना पहले संस्करण के अनुभवों और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आधारित है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर घर बनाने के लिए पैसा कैसे बांटा जाता है? यही मेरा 7वां सवाल है। अच्छा, पूछिए। PMAYU 2.0 के 4 वर्टिकल हैं। हाँ। इनमें से किसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में लागू किया जाएगा? विकल्प है A ISSR, B AHP, C ISS या D BLC। एक मिनट, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, क्या आप ये सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच का अंतर समझा सकती हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं तो उसका पूरा 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती है। बिल्कुल नहीं, जबकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं उनमें केंद्र और राज्य मिलकर खर्च बांटते हैं। अच्छा, तो अब सवाल पे वापस आते हैं। मुझे लगता है ऑप्शन C ISS यानी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम होना चाहिए। एकदम सही, ब्याज सब्सिडी योजना। ये इकलौता वर्टिकल है जिसका पूरा खर्च केंद्र उठाएगा। तो अगर कोई आम आदमी घर खरीदने या बनाने के लिए लोन लेता है तो जो ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी वो सीधा केंद्र सरकार से आएगी। हाँ, ये ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से सीधा लोगों तक पहुंचेगा। अब आते हैं बजट 2026-27 के सबसे बड़े आंकड़े पर। चलिए, ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। 8वां सवाल, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार किस क्षेत्र में सरकार का आवंटन सबसे अधिक है? A खाद्य सब्सिडी, B रक्षा, C उर्वरक सब्सिडी या D पेंशन? मुझे लगता है डिफेंस बजट हमेशा सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन B रक्षा। बिल्कुल, रक्षा बजट इस साल 5,94,585 करोड़ रुपए है। लगभग 6 लाख करोड़। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और अगर हम इसकी तुलना बाकी चीजों से करें तो पेंशन का बजट करीब 2,96,000 करोड़ है। मतलब पेंशन भी खाद्य सब्सिडी से ज्यादा है। हाँ, खाद्य सब्सिडी 2,27,000 करोड़ है और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 1,70,000 करोड़ है। और मैंने सुना है पेट्रोलियम सब्सिडी अब काफी कम हो गई है। बिल्कुल, वो मात्र 12,085 करोड़ रह गई है। कृषि के लिए 1,62,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये सारे आंकड़े सच में ये दिखाते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं कहाँ हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का 9वां और आखिरी सवाल। ये बजट का सार दस्तावेज से है, जिसे रूपी गोस टू कहते हैं। हाँ, रुपया कहाँ जाता है? सरकार के खर्च का 20 पैसे, जो कि सबसे बड़े हिस्सों में से एक है, किस मद में खर्च होता है? विकल्प क्या है? A केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, B रक्षा, C ब्याज भुगतान या D राज्यों का करों में हिस्सा? 20 पैसे यानी कुल खर्च का 20%, ये ब्याज भुगतान होना चाहिए। ऑप्शन C। बिल्कुल सही जवाब, इंटरेस्ट पेमेंट। क्रेडिट कार्ड के बिल भरने जैसा है ना? हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमारी राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है? दुर्भाग्य से हाँ, और अगर हम बाकी हिस्सों को देखें तो 22 पैसे राज्यों के करों के हिस्से में जाते हैं। अच्छा। और 17 पैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च होते हैं। कुल मिलाकर राज्यों को 25,43,000 करोड़ से ज्यादा की रकम हस्तांतरित की जाती है। ये आंकड़े सच में दिमाग चकरा देने वाले हैं। हाँ, और इसी के साथ आपका ये मॉक टेस्ट सफलतापूर्वक समाप्त होता है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुक्रिया। मुझे लगता है आज के इस डीप डाइव में हमने बहुत कुछ कवर किया है। बिल्कुल। हमने पद्म पुरस्कारों की बारीकियों को समझा, नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जाना और साहित्योत्सव से लेकर ICDO के इतिहास तक की जटिलताओं को सुलझाया। और बजट के उन भारी भरकम आंकड़ों को भी डिकोड किया। हाँ, रुपया कहाँ जाता है और रक्षा और ब्याज पर हमारा कितना बड़ा खर्च है। तो इसी नोट पर मैं अंत में एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, प्लीज बताइए। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम एक तरफ रक्षा पर लगभग 6 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ ब्याज चुकाने में अपने बजट का 20% हिस्सा दे रहे हैं, तो क्या हमारे राष्ट्रीय बजट के ये आंकड़े और जो नागरिक पुरस्कार हम बांट रहे हैं, दोनों मिलकर आने वाले दशक में भारत की प्राथमिकताओं की एक नई और अलग तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं? ये तो है। जरा सोचिएगा कि अगले 5 सालों में इन आंकड़ों में क्या बदलाव आना चाहिए ताकि हमारी सांस्कृतिक और रक्षा जरूरतें दोनों संतुलित रहें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है।
कर्ज, सुरक्षा और हमारी संस्कृति, इन तीनों का संतुलन ही हमारा भविष्य तय करेगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसी के साथ हम इस मास्टर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।